हेलो, वेलकम लाइव। ये ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि आज फिर गोदान का अभी तक अधूरा ही है, अभी प्रॉपर संपूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन जितना भी मैं बार बार पढ़ाती हूँ सब में से PYQ आ रहे हैं और मुख्य तत्व भी आ रहे हैं। तो पूरा कंटेंट वेस्ट ही है ये गोदान। तो कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसलिए एक नज़र देखते चलिए। और हम वो जो हमने बीड़ा उठाया है कि पूरे उपन्यास देखेंगे तो फिर छोड़ते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रश्न तो हर जगह बन रहे हैं। तो इसलिए मैं क्लास ले रही हूँ, लेकिन आप लोग का कोई वो नहीं आता है, कमेंट भी नहीं आता, लाइव वो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मन नहीं करता है, कभी कभी मन पीछे हटता है, लेकिन फिर लगता है अपना काम है कर दो। तो फिर मैं एक क्लास फिर लेती हूँ ऐसा करके। तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। थोड़ा क्लास को शेयर भी कीजिए क्योंकि कंटेंट वेस्ट है। यदि गलत होता तो मैं बोलती ही नहीं। अच्छी है और एग्जाम उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए। तो अभी देखिए कितनी क्लासेस हो गई है, इसमें 15वां भाग है। तो सेमेस्टर गया था गोबर काम के तलाश में, तो फिर वहीं मिल गया। कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही थी प्रौढ़ों की, मतलब बूढ़े बूढ़े की। तो वहां पर सभी फिर से मिल गए। और कौन ले गया था? तो एक था ना, नाम, अच्छा नाम था वो, नारायण साहब के पार्टी में ही। तो वो गोबर को ले गया था कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए, पैसे भी देगा, रहने को भी देगा, ऐसा बोला था। तो मैं भी भूल जाती हूँ। तो फिर आगे देखते हैं। मिर्जा मिर्जा था, खन्ना था, एक ओंकारेश्वर था। तो इसी में से ले गया था गोबर को। तो क्लास के 2 दिन हो गए, कल नहीं पढ़ाया था, काम हो गया था। तो फिर आज देखते हैं। मिर्जा ही ले गया था, देखती हूँ। मिर्जा ने झट आने पैसे इसके हाथ में रख दिए, मिर्जा ले गया था। देखो यहाँ है ना, मिर्जा ले गया था होरी उसको, गोबर सभी को, मतलब वो गांव वाले के साथ में था वो। और वो काम की तलाश में था। तो गांव वाले पहले हमें एक क्लास में पढ़ा चुके हैं कि लड़ाई भी हुआ था, फिर होरी को उसको गोबर को मदद भी किया था, अच्छा प्रेम भी हो गया था। फिर सबको ले गया था कबड्डी खेलने। तो ये एक क्लास हो चुकी है। तो आगे फिर देखते हैं। इधर ये इसका होरी के घर का हालत खराब हो गया है। तो वहां से था, तो थोड़ा सा मैंने देखा था। तो फिर अब आगे देखते हैं कि अब जहाँ जहाँ अभी स्पीड में ही लेंगे जो ऐसा। तो सांझ हो गई, छोटा बच्चा रो रहा था, उसकी जो छोटी बहन थी ना, रो रही थी। और उसके घर में कोई दाना नहीं था खाने को। तो ये देखिए यहाँ से है ये, किसका 14वां भाग है बुक से। अपने तो बहुत सारे हो गए हैं, एक दो क्लास आगे हैं। तो ये है, रोटी ना मिले और कोई के दिन रह सकता है। तो फिर भर पेट मिले और आधा पेट तो मिले, निराहार कोई दिन रह जाता है, इस प्रकार था। सांझ हो गई, छोटे बच्चे, बड़े तो कैसे भी मन से बहला ले, लेकिन छोटे बच्चे को नहीं रहा जाता। रोटी रोटी चिल्ला रही थी उसकी छोटी बहन। फिर दिन भर तो कच्ची अमिया से भी बहला देता, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। तो छोटी छोटी केरी पेड़ से गिरते हैं ना, छोटी अमिया, वही दुलारी सहुआइन से अनाज लेकर उधार मांगने गई थी। तो वहां वह दुकान बंद करके चली गई, केवल इनकार कर किया कि लताड़, फिर उसको उल्टा सीधा सुना दिया है। ये यही सब है। फिर रुआसा होकर, उदास होकर आ गई थी। फिर जब गोबर भागा था तो पुन्नी और धनिया बोलचाल हो गई थी पुन्नी से। अब पुन्नी मदद करती है, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए व्यवहार, जहाँ कुशल व्यवहार आता है तो वहाँ अच्छा लग जाता है। तो देखते हैं। तब अब पुन्नी, क्योंकि पुन्नी का खेती हो ही नहीं किया था और उसकी अपनी हालत खराब हो गई उसको मदद करने में, अपनी खेती नहीं हो पाया उसका। उसके घर तो अनाज से भर गए थे, पहले ही बताया था।
तब फिर कितना बेस देखो, सभी इंसान तो इंसान ही होते हैं, और उसमें कुछ बुराइयां आ जाती है, उससे वो बुरा हो जाता है। तो उसकी बुरा, जब घोड़ी इतना करके दिया, उसका घर भर गया, तो अपने पति को भी गाली देती थी कि गाय को मारा, गाय को हत्या किया, ये पूरे पार्ट में वही है। और ये लोग को आगे मदद की, और बोलती है पुनिया धनिया धनिया बोल चाल हो गई थी। तो फिर ये वो देखो है ना, गौ का हत्यारा, गौ हत्यारा करके चला गया, मुंह में कालिख लगा दिया, ये सब देखिए यही सब है। तो ये है, धनिया को बहाना ना कर सकी, बोली रोटी कहाँ से बने। वो आके बोलती है क्या चूल्हा उल्हा नहीं चलेगा ऐसा। तो फिर धनिया कोई बहाना ना मिली, बोली रोटी कहाँ से बनेगा, तेरे महतों की बिरादरी का पेट भर दिया है, तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया है। घर मतलब वो उल्टा सीधा सुनाती है। पुनिया फिर बोली अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया, ये सब पुनिया बोल रही है। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी, तो ये सब है। अब देखिए क्या क्या दी है पुनिया। तो ये सब है, गीत शिक्षा है, ज्यादा नहीं है इसमें कोई, लेकिन बीच में है एग्जाम इम्पोर्टेंट। उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई, और एक क्षण में कितने अनाज दिया उसने, देखो कितनी मदद किया है। तो देखना, ये देखना ध्यान में, कभी एग्जाम में आ जाए। तो एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भर कर ला दी, आंगन में रख दिया पुनिया, और 2 मन से कम जौ ना था और धनिया। देखिए बीच में ये पुनिया, पुनिया का कभी अभी तक, सॉरी, पुनिया का अभी तक वो मतलब नहीं आया है एग्जाम में, लेकिन पुनिया मुख्य पात्र बन गई है। तो देखिए मदद करती है, विलन भी थी और फिर अब अच्छी बन गई है। तो धनिया अभी कुछ कहने नहीं ना पाई, और फिर चल दी, एक क्षण में क्या क्या ला दी, आंगन में रख दिया, 2 मन से कम जौ ना था। धनिया अभी कुछ कह ना पाई और चल दी, और क्षण में बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल, देखो बड़ी सी टोकरी में और अरहर की दाल भरी हुई लाकर रख दी, और बोली चलो मैं आग जलाए देती हूँ। इतनी मदद कर दी कि अनाज भी लो, बच्चे को साथ में ले गई सोना को, और और अनाज भर भर के ला दी टोकरी में, और बोली चलो आग भी जला देते हैं। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक रोटी सी डलिया में, छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था, मतलब कच्चे अनाज तो थे भी, आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वो परास्त हुई, आंखों में प्रेम और कृतज्ञता से के मोती भरकर सबका सब उठा लाई। और तो देखो कितना अच्छा है, मतलब कभी भी कोई भी आदमी अच्छा बन सकता है, अच्छे गुणों को अपना के। तो यही है इसमें। और गलत कामों से लोग गलत बन जाता है। आंगन में बच्चा खटोले पर रो रहा था, पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारी, बोली तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी, 15 मन तो जौ हुआ और 10 मन गेहूं। अब ये 15 मन 10 मन ये सब आया है बीच बीच में, और पता नहीं ये कब का कहाँ से पूछ दे, पता ही नहीं है। तो अपने क्या एक बार सुने रहेंगे तो वहां पे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी उपन्यास तो कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहता है कहाँ क्या हुआ। तो लेकिन एक बार पढ़े रहेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं। दोनों घरों का बाहर चल जाए तो 2-3 महीने फिर मकई हो जाएगी। अब तब फिर वो गोल गोल बातें करने लगी कि अभी तो अपन दोनों घरों का काम चल जाएगा, फिर तो मकई हो ही जाएगी, मतलब इतना अपनापन। अब क्योंकि पाला तो ये धनिया नहीं है सबको, वो शादी करके आया और दोनों भाई को, और ये भी तो तब तो घर एक घर ही था, फिर बंटवारा हो गया तो पराये हो गए, लेकिन फिर अब एक जैसा लग रहा है। जुनिया ने आकर आकर आंचल से सास की, छोटी सास की चरण छुए, पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली, रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया, रुकी हुई गाड़ी चल दी। जल में, अब यहाँ देखिए ये मुख्य पॉइंट लग रहा है, जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस आधार बहने लगा। तो देखिए ये कथन के तौर पे लग रहा है ना। तो कभी कहीं से भी प्रश्न उठाएगा तो ध्यान देते रहिए। जल में, अब जैसे दुनिया मदद की और इतना प्रेम घुल गया वहां पे, तो उसी में है, जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार बहने लगी। तो ये है,
पुनिया बोली महतो। तो आप देखो बार बार महतो आया ना, वो होरी महतो था उसका नाम, होरी का नाम था होरी महतो। तो जो कभी नहीं सुने हैं नहीं पढ़े हैं तो उनको एग्जाम में लगता ही नहीं है कि महतो कौन है। तो ये होरी ही महतो है। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। तो आप बहुत ही डिटेल से, इतना तो कहीं भी नहीं है। कोई भी यूट्यूब क्लास देख लीजिए, इतनी पूरी उपन्यास कोई नहीं पढ़ाता है। तो इसलिए ध्यान ध्यान से देखते रहिए। धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखुरु कैसे होते भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अब वो बोलती है कि आप दुनिया को नहीं रखते, ये सब सब बोलते, तब इतनी दिक्कत नहीं आती। और उसको तो गुस्सा आता है अपने पति पर, धनिया को, कि बा हमारे घर में तो मारपीट करता है, सब कुछ करता है, और घर में सुरखुरु बनता है बाहर जाके, और कुछ बोलता नहीं है, और सबके वो सहता है, उसको जुर्माना नहीं देता। तो घर की हालत ये नहीं होती, घर भी उसका गिर भी हो गया था, घर भी दे दिया था। तो अब देखियो, होनहार कौन टाल सकता है पगली, अभी इतने ही से ही गला ना छूट नहीं छूटा, भोला अब अपनी गाय के दाम मांगने आ गया। अब ये भोला से जिरा हो रही है, भोला गाय मांगने आ गया और जो तो बातें करता रहा। और तो फिर धनिया, फिर वो यहाँ भी बहुत सारी बातें होती हैं। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, अब मन में लज्जित और अपमानित थी। तो कैसे है। तो एहसान क्यों मानूं, मेरा आदमी किसी गृहस्थी के पीछे ना नहीं जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े लिया है, वह एक एक दाना भर दूंगी। तो एहसान, औसान मतलब एहसान, ये है। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझ कर होरी का एहसान चुकाती जाती थी। ये है। अब अनाज चुक जाता, मन के दो मन दे जाती, और मगर जब अनाज चुक जाता मतलब खत्म हो जाता, तो फिर मन दो मन चौमासा आ गया, वर्षा हुई। वर्षा ना हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। अब देखिए, उसका था कि वो थोड़े दिन में बारिश हो जाएगी, फिर दूसरी फसल आएगी, तो फिर बारिश हुई नहीं आषाढ़ महीने में। चौमासा होता है ना, अभी जैसे अभी खेत छोड़ देते हैं सूखे में, और फिर बारिश होती है, तो ये 4 महीने फिर बारिश होती है, बुआई होता था पहले। तो कुओं का पानी सूख गया था, सब वो हो गया था। नदियों की दिन लाठियां निकली, ये सब है। चोरियां होने लगी, डकई डाका पलने लगा। मतलब 2 महीने बारिश नहीं हुई तो सब कुछ होने लगा, क्योंकि सब खेती पर ही निर्भर था ना, सभी का जीवन गांव में। तो जब कमी आएगी घर में तो सबके मन थोड़ी ऐसे रहते हैं कि मतलब कि दिक्कत में भूखे पेट सो जाए। जिसके सब्र नहीं रहता तो वो तो चोरी उरी करता है, गलत काम करता है। तो वो डाका भी डालने लगे थे, बगुले उठने लगे खेतों में, ये सब है। तालाबों पोखरे सब ये सब है। मगर अब कितनी ही पानी बरसे, उख तो विदा हो गया। अब जैसे जो जो फसल सूखने की थी, तो मतलब उख तो क्या 12 महीना लगे ही रहते हैं, और ऊपर से काट लेते हैं, तो फिर वो सूख गए थे। पानी बरसता है, फिर मतलब पनक जाता है, पनकना मतलब हरी हरी हो जाती है, उसमें कोपले निकल जाते हैं। मगर अब इतना ही पानी बरसे उख विदा हो गई। कितना भी पानी, वो जब विदा हो गई मतलब वो सूख गया, तो क्या उसमें कोई मतलब नहीं है। मक्का ज्वार कोदो लगान थोड़े ही चुकाने, महाजन का पेट थोड़े ही भर जाएगा, और हाँ कौओं गौओं के चारा हो जाएगा। जब माघ बीत गया तो भोला के रुपये ना मिले, तो एक दिन वह झल्लाया हुआ सा होरी के घर आया धमका, और वो कुछ अल्टीमेटम दिया था कि माघ महीने में पैसा देना, तो नहीं दिया था। तो फिर आ गया भोला, और वो उसका बैल करने का। भोला द्वार पर हटा और झुंझुलाता का, महतो इस वक्त तो मेरे पास रुपये नहीं है, पर मुझे कहीं उधार ही मिल सकता, पर मैं कहाँ से लाऊं, दाने दाने का तंगी है। विश्वास ना करो हो तो घर में आकर देख लो। भोला निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर क्यों तलाशी ले लूं, इससे मतलब नहीं है। भोला द्वार से नहीं हटा, होरी ये सब में कहता है। तो फिर ये सब है, देख लीजिए। इसमें कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, दोनों में जीरा होता है। मैं तुम्हारा बैल खोल लूंगा, तो बोला अच्छे देख लो मैं कैसे करता। तो फिर वो जुनिया आ गई थी, और वो अपने बेटी से छीटाकशी करने लगा कि तुम मेरे को उल्टा है, ये है वो है। कहने का मतलब चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँ क्या। तुम
हाँ भैया नहीं कह सकता, हंसी कर सकता है। एक सम 200 रुपये ये डार अलग का भरना पड़ा, और ये दंड को डार बोलता है, दंड भरना पड़ा था। और कौन सा सरगम मिल गया, लड़का अलग हो गया, और ये सब भगवान जानते हैं, बिल्कुल मालूम ना होता। तो वो बोलता है तुमने रखा क्यों मेरे झुनिया को, ऐसा झुनिया को दे दो, नहीं उसको निकाल दो घर से, नहीं तो बैल दूंगा। इस तरह से बातें हो रही है। तो ये सब में बड़े सूखे पोत लगान बोझ, ये सब देखो ये सब है। हमारे बैरी नहीं गाय लेकर सिर पर विपत्ति क्यों लेती। इस देखो यहाँ है ना, ये दोनों में ही ज्यादा ये बातें हो रही है। जुनिया भी आ जाती है, गोबर फेंकने गई थी और वो सब बातें हो रही थी। जुनिया आ गई थी, उसको डांटा बाप ने कि उसको निकाल दो घर से, ये सब हो रहा था। तभी ये मुंह जली 7 पुश्त बदनाम कर दी, ये सब बोला है भोला ने। धनिया ने जैसे पत्थर पे लकीर खींच ली, कर महतो मेरी सुन लो। तो मैं तो सुन लो, बात तुम चाहते हो तो वह ना होगी जो जन्म ना होगी। जुनिया हमारी जान के साथ है, और तुम बैल ही तो ले लेने दो कहते हो, ले लो। अगर तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो बैल ले लो, पुरखों की आबरू बचती है तो ले लो, ये धनिया बोलती है। जुनिया से बुराई जरूर हुई है, लेकिन जिस दिन उस मेरे घर में पांव रखा, मैं झाड़ू लेकर मारने और को उठी थी, लेकिन जब आंखें में झरझर आंसू बहने लगा तो मैं उसे रख लिया। भोले ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा, सुनते ही होरी इसकी बातें, अब मेरा दोष नहीं है, मैं बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा, होरी ने दृढ़ता से कहा। तो ये सब है। और फिर भोला बैलों की पगहिया खोल लिया, और झुनिया चकतियों साड़ी। अब देखिए ये है यहाँ पे भी, इसलिए कहाँ पे कुछ मेन पॉइंट आ जाता है। जुनिया कैसे साड़ी पहनी थी, शक्तियोदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई, और कंपित स्वर में बोली, काका लो मैं इस घर से निकल जाती हूँ। मैं तुम्हारी मनोकामना, जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगना, और बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख नहीं मिलेगा तो खुद डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, तू दूर हो जा सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तुम्हारा मुंह देखना पड़े, कुलक्षणी कुलंकनी। जुनिया ने उसकी ओर ताका, और उससे वह क्रोध भरा था। और ये सब देखो, हिंसा आत्मसमर्पण नहीं, ये है हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है, हिंसा नहीं। आज झुनिया ने उसकी ओर ताका और क्रोध हुआ, और अपने ओर खा जाना चाहता था। इस धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निकल लेती तो ये कितना धन्य होता है, ये बोल रहा है। लेकिन वह 2 कदम ना गई, और धनिया ने जोर दौड़कर उसे पकड़ ली, और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू, घर चल, चल घर में, तेरा यह घर है, और तेरे जीते भी हमारे मरने से पीछे डूब मरे। वह अपने संतान से बैर रखे भले ही आदमी का मुंह ऐसी ऐसी बात कहते लाज नहीं आती, पर धौंस जमाता है नीच बैल बैल का रक्तप्पी। जुनिया रोती हुई बोली, अम्मा सब अपना बाप होके भी धिक्कार रहा है तो मुझे डूब मरने दो। अभी मुझे अभी अभागनी करना तो मुझे दुख ही मिलता है। जब मैं आई तुम्हारी मिट्टी में मिल गई तो इतने दिन मुझे प्रेम सा माँ भी नहीं रखती थी, उतना आपने रखा, ये दुनिया बोल रही है। तो फिर मुझे जन्म दे, तुम्हारी कोख से दे, यह मेरी अभिलाषा है कि अगले जन्म में मुझे मिले तो तुम्हारी कोख से मिले। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, ये सब है हत्यारा माँ। तो ये सब है, दुनिया ठिठाई देगी, ये सब लड़ाई हो रहा है। फिर उसने बैलों को दिया था, और बोला, बैलों को खींच के खोल के ले गया। वो बोला, अच्छी जोड़ी है, चाहूं तो 100 रुपये में बेच सकता हूँ, और 80 रुपये तो मेरा हो गया। ये है, मन में सोच रहा है। वो बैल खोल लिया और बोला कि 100 रुपये में तो बैल बिक ही जाएंगे, अच्छी जोड़ी है, और 80 रुपये तो मेरा ही बना, और 20 रुपये और ऊपर का हो जाएगा। वह गांव से बाहर निकला ही कि वहां ताता दीन पटेश्वरी शोभा दास 10-20 आदमी और दौड़ आते हुए देखा। भोला लहू लहू सर्द हो गया, और अब वो फौजदारी हुई, बैल भी छीन लिए जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया, और सबके सब तो हालत खराब ही था। जो बड़ा था वो एक दूसरे को छिट वो करता था, किसी पे
वो केस कर दिया जाता था, तो उसको डर गया कि फिर अब घेर लिया तो मेरे फौजदारी हो जाएगी। दाता दीन ने समीप आकर कहा, तुमने यह अनर्थ किया भोला, ये उसके बैल खोलाए तो ये सब है। पटेश्वरी बोले, सीधेपन का फल है ये जाकर ये सब है। भोला ने दबकर बोला, लाला साहब हम जबरदस्ती थोड़े ही खोलाए हैं। पटेश्वरी भोला से कहा, तुम दोनों बैल को लौटा दो। तो ये बोला, नहीं बैल नहीं लौटाएंगे। तो होरी से पूछताछ हुआ है, तो होरी ने बता दिया। होरी ने क्या बताया, दाता दीन होरी ने सकचाते हुए कहा कि मुझे कहने का तो झुनिया को घर से निकाल दो, तो मेरे रुपये दे दो तो बैल खोल ले आऊंगा। तो मैंने कहा कि बहू को तो मैं नहीं निकालूंगा, ना मेरे पास रुपये हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लूं। बस मैंने इतने धर्म पर छोड़ दिया, इसके धर्म पर छोड़ दिया, बैल खोल दिया। पटेश्वरी ने मुझे लटका कर कहा, अब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तो काहे की जबरदस्ती। उनके धर्म ने कहा लिए जाता है, जाओ भैया बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, और जब धर्म की बात है तो सबके सब होरी के तिरस्कार की आंखों को देखते परास्त होकर लौट पड़े, और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को लेता हुआ चला गया। अब देखिए यहाँ ये है, तो इसमें इसमें यही है, बीच बीच में कुछ कुछ आया है, तो इस पे ध्यान दे दीजिएगा। थोड़ा सा रोक के क्लास, कोई खास नहीं है। और देखिए ये 15वां भाग में शुरू में ही है PYQ IMP। तो देखिए आज कहाँ से पता नहीं क्लास, वो बीच में एयरटेल का कंपनी का फोन आ गया था। तो मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनके तो देखिए, तो मालती के पिताजी थे ना, तो वो दलाली का काम करते थे, शादी ब्याह करवाना और जमीन बिकवाना ये सब। तो लगता है कि मालती से जोड़ा जा रहा है, कि इसलिए उनका भी ऐसा स्वभाव है। तो मिस्टर कॉल उन्हीं भगवानों से हैं। यही दलाल सब छोटे सौदे करते हैं, टाउट कह रहे हैं हम, उनके घृणा करते हैं। बड़े काम के कहीं टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलना, गवर्नरों की मेज पर चाय पीता था। मिस्टर कॉल भाग्यवानों में से थे। अब देखिए मिस्टर कॉल की आ सकता है एग्जाम में। और उनके 3 लड़कियां ही लड़कियां थी। उनका विचार था कि तीनों इंग्लैंड में भेजा। मिस्टर कॉल की लड़कियां 3 थी, तो ये याद रखना है, लड़कियां ही लड़कियां थी। उनके विचार तीनों इंग्लैंड में भेज दिए, शिखर पर पहुंचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका ख्याल था, इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और जाते, शायद वही जलवायु बुद्धि को तेज करने की कोशिश कोई शक्ति थी, मगर उनकी कामना 1/3 से ज्यादा। मालती इंग्लैंड में ही थी, वह फालिज गिरा और बेकाम कर गया। मालती इंग्लैंड में थी और फालिज गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे बैठते उठते थे। जवान तो बिल्कुल बंद हो गई थी, और जवान ही बंद हो गई, और आमदनी की भी बंद हो गई। जब कुछ भी जबान ही की कमाई थी, तो कुछ बचा कर रखने की उनकी आदत ना थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था। इधर कई साल से बहुत तंगा हाल हो गया, और सारा दायित्व मालती पर आ गया। मालती के 400-500 रुपये में वह भोग विलास और ठाठ बाट तो क्या निभता। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती, और दोनों भले भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती। और मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती, चाहती थी कि पिता के साथ सात्विकता के साथ रहे, लेकिन पिताजी शराब और कबाब ऐसे चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला ना छोड़ता। और अब ये मालती के घर की कहानी आया है इसमें, है ना। मिस्टर कॉल था, उसकी 3 बहनें थी, लग रहा है वही है। फिर तो वो उसके पिताजी शराब और कबाब दोनों है। एक महाजन अपने बंगले पर प्रो नोट लिखा कर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन बंगले पर प्रो नोट लिखाकर 1000-2000 लेते। महाजन उनका पुराना मित्र था, उनकी बदौलत लेन देन लाखों रुपये। चाहती थी कुर्की कराकर, मगर मित्रता की लाज निभाता था। और आत्मसेवियों में निर्लजता आ गई, और कौल में भी थी।
तकाजे हुआ कि उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुझलाती रहती, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी, वह इस युग की पति की सेवा को नारी का जीवन का मुख्य हेतु समझती थी। उसे समझाती थी कि इसलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई और हवा में अभी तक गर्मी थी। आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी और पानी न पीने के कारण वहां की दूबें जल गई थी। तो घास पे बैठी थी तो वहां की दूबें जल गई थी पानी ना होने के कारण। वो मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मंजली बहन सरोज ने कहा। उसकी मंजली बहन सरोज है, ये याद रखना है। परम पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने लगा देता है, ये मालती कहती है। ये सोच बीए में पढ़ती थी। अब देखिए कहाँ पर ये नहीं है इम्पोर्टेंट। सरोज बीए में पढ़ती थी। दुबली सी लड़की, दुबली सी लंबी पीली रूखी कटु, उससे किसी की बात पसंद ना आती, हमेशा ऐब निकालती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि कोई परिश्रम ना करें और पहाड़ पहाड़ पर रहें, लेकिन घर की स्थिति ऐसी ना थी और उसे पहाड़ पर भेजता था सब। छोटी बरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि छोटी बहन बरदा थी। मंजली थी सरोज और छोटी बहन बरदा थी। इसकी द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों हाथों हाथ लिख लिए रहता है। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में इतना स्वाद है वह उसे ही क्यों नहीं हो जाती। वह चाहती थी गोरी सी गर्वशील स्वस्थ चंचल आंखों वाली बालिका थी और जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते, फुर्सत ही कहाँ पाता, और मरने की छुट्टी भी तो नहीं पड़ा होगा, सो जाएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं? अरे झूठी कहीं, रोज भेजते हैं रोज। अभी तो अब ही भेजा था और बुलाकर पूछवा दूं? पूछवाएगी? मालती डरी, दोनों घुस जाएगी और बैठे मुश्किल कर देगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर कहाँ होगा? आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज। तो उसकी माँ बोलती, मालती डरी हुई, दोनों गुथ जाएगी तो बैठना मुश्किल हो जाएगा, ये है। सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा कि हाँ हुआ था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियां का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। तो ये कौन बोल रही है? सरोज बोल रही है। ये याद रखना है, स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग के कलंक है। और सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजाना शुरू की और बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। और कुछ अजीब सी आदमी मालूम होता है। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं है। लेडी को हुकू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। तो ये सरोज कह रही है, ये सरोज का बात है। सरोज के बात का PYQ आया है एग्जाम में, तो ये याद रखना है। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी कुकू ने इस विषय में भी कुछ बोलने का साहस रखती है। तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि इसे अंत तक सुनना चाहिए। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्कू ने इस विषय में कुछ बोलना साहस रखती थी। डॉक्टर साहब भाषण दिया, अंत तक सुनना चाहिए, और ये सब है दिल में। तो पूरा भाषण सुनने का शब्द किसे था? वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़क रहे थे। फिर उन्हें बुलवाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर है तो नहीं है? जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का प्रचार करते हैं, औरतों को खुश करने के लिए। तो ये सरोज बातें कर रही है। और मालती पूछी थी कि तुम्हारे कॉलेज में वो आए थे क्या, भाषण हुआ था क्या? तो ये सब बातें हो रही है। तो उनकी सी
कहने वाले में नहीं है, फिर भी अभी वह कौन जानता है। स्त्रियां जिससे रास्ते पर चलना चाहती है वही सत्य है, वह संभव है। आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी होगी। उसने फ्रांस, जर्मनी, इटली महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा शीघ्र ही वीमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होगा। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों को और पुरुषों की, ये देखिए, स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होनी चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए। संभव है हरमी गलती पर हो। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है, और नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक है। और मेहता के पहले भाषण में महिलाओं ने बड़ी हलचल मचा दी थी, और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंड दंदा शिकन जवाब दिया जाएगा। मालती पर मार डाला जा गया था। मालती कई दिनों तक अपने समक्ष समर्थन, युक्तियां और प्राण खोजती रही, और कई देवियों ने अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जवाब मेहता को शाम को लीग के हाल में पहुंचते तो जान पड़ता था कि फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ, उनका भाषण सुनने के लिए उत्साह हुआ, और केवल मुख और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम की लदी हुई थी। आज सभी देवियां सोने और रेशम से मानो किसी बारात में आई हो। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति में काम गया था, और कौन सा जगमगाहट शक्ति का अंक नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकालती थी और नए नए काट के जम्पर बनाए थे। अब देखिए, ये फैशन की साड़ी निकालती थी, नए काट के जम्पर बनाए थे, और रंग रोगन फूलों की खुशबू सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। वीमेंस लीग को इतना समारोह कभी नहीं हुआ था, और डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर देती है। तो सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना संपादक थे जी, और विराज रहे थे, और राय साहब भाषण शुरू होने लगा था। तो मिर्जा ने कहा, आइए, आ जाइए, आप भी बड़े खड़े कब तक रहिएगा। राय साहब बोले, नहीं भाई, यह मेरा दम घुटने लगेगा तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके क्रोध कर उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊंगा और आपको उठाऊंगा बैठाऊंगा। अच्छा मिस मालती सभा नेत्री हुई और खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है, मैं तो गिर गया। और मिस्टर मेहता भाषण शुरू कर दिया। और देखो देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती है नहीं। आप इस सम्मान को अपने अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है। उसे आप देवता कहें तो कहें, समझे, लेकिन आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है, पुरुष है। ये इम्पोर्टेंट है। IMP। और देवता नहीं लेवता है। यह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। इम्पोर्टेंट है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने से इससे कितना अच्छा ढंग आना निकला है। बिजली संपादक को बुरा लगा, और कोई नई बात नहीं है, मैं कितनी बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ। बिजली संपादक मेहता आगे बढ़े, इसलिए जब मैं देखता हूँ उन्हें उन्नत विचारों वाली देवियों, उस दया और श्रद्धा पे त्याग के जीवन, और संतुष्ट होकर संग्राम और कलह के हिंसा के लिए जीवन रही है, समझ रही है सुख स्वर्ग। और ये मिसेज खन्ना मेहता मालती की ओर सर्वज्ञ नेत्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी।
मालती ने गर्दन झुका ली और खुर्शीद बोले, अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है और सच्ची बात कहता है और मुंह। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी और अब तक दिन लद गए और देवियां इन चकमों में आ जाती थी। इनके अधिकार हड़पते जाइए और भर कहते हैं, जाओ आप देवी लक्ष्मी है माता। और मेहता आगे बढ़े और स्त्री और को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म को में देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते। अम्मा, मुझे विश्वास है कि ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं मानते समझती। आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा के भाव पात्र बन सकती है। खन्ना के चेहरे पर दिल का खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी? खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं। अब कहिए। मेहता आगे बढ़े, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद के श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से ज्येष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से है तो हिंसा और कलह दानव क्षेत्र में आना चाहती है तो उसे समाज कल्याण ना होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कीर्ति को अधिक महत्व दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मेहता आगे बढ़े और प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष को पत्र, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। तो फिर आगे देखिए, बहुत सारा है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक है तो 16 भाग आएगा, तो अगले क्लास में यहाँ से ले लेंगे और आगे का भी पढ़ा लेंगे। फिर अब जैसे जब जैसा शुरू होता है फिर आगे भी फिर डबल डबल हो जाता है। अपने तो पूरे उपन्यास देखना है क्योंकि हर जगह इम्पोर्टेंट कथन मिलता है। और उपन्यास तो प्रोफेसरों का और जो अनुभवी हैं उनको तो सब पढ़ा हुआ, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ा ही है। और हमको प्रश्न बनाने दे देंगे तो अपन उपन्यास पलटते जाएंगे और प्रश्न बनाते जाएंगे, उसी तरह प्रश्न बनता है पूरे उपन्यास से। तो ये अच्छी लगी उपन्यास और ये पाठ पढ़ाना तो समझाना, तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए वेलकम।